हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनिता पब्लिक स्कूल। आई एम शिवम पांडे एंड टुडे आई हैव ब्रॉट अ वीडियो फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स। अभी तक तो मैंने ज़्यादातर वीडियो क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बनाए हैं। आज से क्लास 8th के बच्चों के लिए भी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग ऑनलाइन देखा करो, पूरा देखा करो। आप लोग थोड़ा सा देख करके डाउनलोड कर लेते हैं, उससे हमको वॉच टाइम नहीं मिल पाता है। प्लीज़ वॉच द वीडियो ऑनलाइन। तो चलो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रॉप्स क्या होते हैं, क्रॉप की सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि खेती के औजार क्या हैं, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, खेती में कौन कौन से काम करने होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो कुर्सी पे अपनी पेटी को बांध लीजिए, ठीक है। जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं होता एकदम डटे रहिए, पूरा वीडियो देख के ही उठना। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ उन सबको नोट डाउन करना, लर्न करना, बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करना कि यहीं क्लास में इसी लेक्चर के दौरान याद कर लो, ठीक। बाद में केवल एक बार रिवाइज करो, चैप्टर आपका तैयार हो। क्योंकि 5 घंटे की जगह 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पूरे मन से पढ़ो। बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठे रहना कि बुक्स लेकर के, लेकिन मन वहाँ पे ना रहना, कोई मतलब नहीं होता ऐसी पढ़ाई का। जब पढ़ो तो पूरी शिद्दत के साथ पढ़ो, या तो फिर पढ़ो ही मत। फिलहाल आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पूरा मन लगा करके पढ़ें। आपके पेरेंट्स मेहनत करते हैं, दिन रात पैसे कमाते हैं, ठीक। आप इस चीज़ को अगर सोचेंगे तो आप अपने आप पढ़ाई करने लगेंगे कि हमारे गार्जियन कितनी मेहनत करके पैसे जुटा रहे हैं। आपके स्कूलों की फ़ीस जमा करते होंगे, ड्रेस, बुक्स, कॉपीज और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने में। तो उन सब चीज़ों को सोचिए और अपने पेरेंट्स की मेहनत को सोच करके पढ़ाई करिए। ये देखिए कि अगर उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है तो आप इतना पढ़िए लिखिए कि आने वाले समय में आप एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकें। तो चलिए ये सब बातें ख़त्म करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो चैप्टर नेम है क्रॉप। द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर्स टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज क्रॉप्स। वे पौधे जिनको मनुष्य आदमी ढेर सारी मात्रा में उगाता है जिससे कि उसको उपयोगी उत्पाद मिल सके, उन पौधों को हम क्रॉप्स कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अगर व्हीट के पौधे को ढेर सारा लगाएं तो व्हीट क्रॉप हो गया, राइस के पौधे को लगा दिए तो राइस क्रॉप हो गया, एप्पल के पौधे को ढेर सारी मात्रा में लगा देंगे तो एप्पल क्रॉप हो जाएगा। मतलब जो प्लांट्स को हम ढेर सारी मात्रा में लगाएं, उससे इतना उपज हो कि जिसको हम अकेले कंज्यूम ना कर सकें, अकेले उसको खा ना सकें, तो क्रॉप कहला सकता है। एग्रीकल्चर, इसको हिंदी में कृषि कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। फसलों को जब हम बहुत बड़े तादाद में, बहुत बड़ी मात्रा में जब उगाते हैं तो उसे उगाने का जो तरीका होता है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जब हम फल, सब्जी और सजावटी पौधों को उगाते हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर की जगह पर हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप सीजन। इन इंडिया देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन्स फॉर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। दीज आर नोन एज रबी सीजन्स एंड खरीफ सीजन। भारत में दो मुख्य ऋतुएं होती हैं फसलों को उगाने के लिए। ये कौन कौन सी हैं? रबी सीजन है और खरीफ सीजन है। रबी क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर सोन इन बिगिनिंग ऑफ विंटर, it means October and November, and harvested by March or April. These crops do not depend on monsoon rains. ये क्रॉप्स विंटर यानी कि सर्दी की शुरुआत में बोई जाती हैं। अक्टूबर और नवंबर में इनकी बुआई शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक इनको काट लिया जाता है। इन फसलों को मानसून की आवश्यकता नहीं होती, मतलब बारिश की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल में व्हीट है, गेहूँ, बार्ले, जौ, चना, आलू, सरसों। ये फसलें हैं जो रबी क्रॉप्स, ठीक है, कहलाती हैं और हमेशा ठंड के महीने में बुआई होती है और बसंत तक कटाई भी हो जाती है। खरीफ क्रॉप्स, दिस क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून सीजन्स बिटवीन जून एंड जुलाई
and harvested by September or October. These crops depend on मानसून रेंज फॉर ग्रोथ। ये फसलें मानसून सीजन की शुरुआत में यानी कि जून जुलाई में मानसून की शुरुआत होती है हमारे देश भारत में, उसमें इनको बोआ जाता है और सितंबर अक्टूबर तक इन्हें काट लिया जाता है। इन्हें बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, तैयार होने के लिए ढेर सारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए मानसून रेन पर ही निर्भर होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा है, एग्जाम्पल है आपका पैडी, मेज और ग्राउंड नट, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं जो खरीफ सीजन में बोए जाते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स मतलब होता है औजार, खेती के औजार। द टूल्स विच आर यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ अ प्लांट आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। पौधों की खेती में जो औजार इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, टेबल में ढेर सारे इम्प्लीमेंट्स का नाम दिया है। खुरपा फॉर वीडिंग, खरपतवार निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेड फॉर डिगिंग, फावड़ा खुदाई के लिए। वुडन प्लाऊ, लकड़ी का हल। फॉर टीलेज, मिट्टी को तोड़ने के लिए। आयरन प्लाऊ, लोहे का हल। फॉर टीलेज, मिट्टी तोड़ने के लिए यानी कि जुताई के लिए। सॉयल प्लैंक, मिट्टी, ठीक है, सॉयल प्लैंक आता है। फॉर ब्रेकिंग क्रम्स, जो ढेला होता है मिट्टी का गोला गोला, उसको तोड़ने के लिए सॉयल प्लैंक आता है। लेवलर फॉर लेवलिंग एंड प्रेसिंग द सॉइल, मिट्टी को समतल करने के लिए और दबाने के लिए। सीड ड्रिल फॉर सोइंग, बुआई के लिए। हैरो फॉर वीडिंग, ये भी घास फूस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। सिकल फॉर हार्वेस्टिंग, पौधों को काटने के लिए। कंबाइंस फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, कटाई भी कर दें और उसका थ्रेसिंग भी कर दें, मतलब भूसा और अनाज को अलग कर दें। स्प्रेयर्स फॉर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, स्प्रेयर मशीन होती हैं जो कीटनाशक दवा को छिड़कने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये खेती के औजार हैं जो आपके खेतों में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सबसे शुरुआती क्या क्या काम किए जाते हैं। ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व्ड इन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वे सारी एक्टिविटीज़, वे सारी गतिविधियाँ जो कि फसल की बुआई से लेके, ठीक है, कटाई तक शामिल होती हैं, उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, पहला एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है मिट्टी को तैयार करना। दिस इज द फर्स्ट इसेंशियल स्टेज फॉर कल्टिवेटिंग एनी क्रॉप प्लांट, किसी भी फसल के पौधों को तैयार करने के लिए, बोने के लिए ये पहला सबसे जरूर महत्वपूर्ण क्या है, कदम है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, मिट्टी को तैयार करने में भी कई चरण होते हैं। पहला है प्लाउइंग एंड डिगिंग, मिट्टी को जोतना, ठीक है, खेत की जुताई करना। दूसरा है लेवलिंग और तीसरा है मैन्यूरिंग। पहले खेत की जुताई करो, फिर उसको लेवल करो और फिर मैन्यूरिंग मतलब उसमें खाद का छिड़काव भी करो। फर्स्ट देखते हैं प्लाउइंग एंड डिगिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाउइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ वुडन और आयरन प्लाउ, मिट्टी को तोड़ना, ढीला करना, ठीक है, टिलिंग या प्लाउइंग कहलाता है। यह लकड़ी या लोहे के हल की मदद से किया जाता है, ठीक है, जुताई किया जाता है कुल मिला के। लेवलिंग की बात करते हैं। सॉयल इफ प्लाउड इन ड्राई सीजन ब्रेक्स इनटू बिग मड पीसेस कॉल्ड क्रम्स। अगर सूखे मौसम में जब मिट्टी को हम जुताई करते हैं खेतों की, तो उसमें बहुत बड़े बड़े मिट्टी के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, जिन्हें ढेला कहा जाता है। क्रम्स मतलब ढेला होता ही है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक, इसको तोड़ना जरूरी होता है। दिस क्रम्स विद द हेल्प ऑफ अ वुडन प्लैंक आर आयरन लेवलर, तो लकड़ी के प्लैंक या लोहे के लेवलर की मदद से इसको तोड़ना जरूरी हो जाता है। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, खेत को बुआई करने के लिए समतल किया जाता है और सिंचाई के लिए भी समतल किया जाता है। जब खेत समतल रहेगा तो पानी हर जगह बराबर मात्रा में फैलेगा। अगर किधर किसी साइड में ऊंचा रहेगा, किसी तरफ ढलान रहेगा, तो ढलान वाले हिस्से में पानी जमा होने लग जाएगा और ऊंचे वाले हिस्से वाले के पौधों को पानी नहीं मिलेगा, तो फसलों के उत्पादन पे बुरा असर पड़ेगा। मैन्यूरिंग, अब बात करते हैं खाद देने की। मिक्सिंग सॉइल विद मैन्योर इज कॉल्ड मैन्यूरिंग, मिट्टी में मैन्योर को मिलाना ही मैन्यूरिंग कहलाता है। मैन्योर इज यूजुअली एडेड टू द सॉइल बोथ बिफोर एंड आफ्टर टिलिंग। प्लाउइंग और टिलिंग के पहले भी मैन्योर मिला देते हैं, बाद में भी मिलाते हैं। जो पहले मिलाते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है कि भाई जुताई से पहले ही मैन्योर डाल दिए, अब जब खेत की जुताई होगी तो मिट्टी टूटता जाएगा और मैन्योर उसी समय मिलती चली जाएगी, तो यह ज़्यादा अच्छा है। एडिंग मैन्योर बिफोर टिलिंग हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। करेक्ट टिलिंग यानी जब कि जुताई से पहले अगर मैन्योर को मिला दिया जाता है तो ज़्यादा अच्छे से मिल पाता है मैन्योर पूरे खेत के अंदर।
सोइंग, बुआई की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। ठीक है, मिट्टी में बीजों को रखना ही सोइंग कहलाता है। मेथड्स ऑफ सोइंग, बुआई के तरीके। सीड्स आर सोन इन द फील्ड बाय एनी ऑफ द 3 मेथड्स डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, नीचे जो भी तरीके दिए गए हैं इनमें से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके बीज बोया जा सकता है। पहला होता है ब्रॉडकास्टिंग। सीड्स आर सोन मैनुअली बाय डायरेक्टली स्कैटरिंग देम इनटू द सॉइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। डायरेक्ट क्या करो, खेत की जुताई के बाद मिट्टी बीज को लो और हाथ से क्या करो, छिड़क दो। इस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। आप लोगों को शायद पहले से नहीं पता होगा कि ब्रॉडकास्टिंग इसे कहा जाता है कि जब आप हाथ से छिड़क के बीज बो देते हो। ठीक, इसके कुछ नुकसान हैं। बीज क्या होंगे, बराबर दूरी पे नहीं होंगे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाएंगे। मिट्टी में प्रॉपर उचित गहराई पे नहीं जाएंगे, सरफेस पे रहेंगे। ठीक है, जब वो पक्षी वगैरह हैं उसको खा लेंगे तो आपका नुकसान होगा। सीड ड्रिल्स, द अदर मेथड इज यूज्ड सीड ड्रिल। दूसरा तरीका है सीड ड्रिल का इस्तेमाल करना। अ सिंपल सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ एन आयरन ट्यूब विद अ फनल एट द टॉप अटैच टू द प्लाउ। जो सबसे साधारण सीड ड्रिल होता है, इसमें एक लोहे की पाइप होती है जिसके ऊपरी हिस्से पे क्या होता है, फनल होता है, मतलब सुराही जैसा हिस्सा होता है, और नीचे वो क्या होता है, हल से जुड़ा होता है। तो एक आदमी हल को चलाता रहता है और साथ में एक आदमी सीड ड्रिल में बीज डालता रहता है, तो एक लाइन से बीज की बुआई होती है। डेप्थ तो मेंटेन रहेगा, लेकिन जो बीज की संख्या होगी वो क्या होगी, कम ज़्यादा होगी। वो डिपेंड करेगा कि जो आदमी हाथ से बीज डाल रहा है सीड ड्रिल के अंदर वो किस तरह से डाला है। अगर बराबर मात्रा में बीज डालेगा तो बराबर बीज पड़ेंगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा हुआ तो कम ज़्यादा वाली स्थिति होगी, मतलब कहीं पे घना पेड़ हो गया, कहीं पे पेड़ों की संख्या कम हो गई। ट्रांसप्लांटेशन, या अगला तरीका है, देयर आर ऑफन क्रॉप्स, सर्टेन क्रॉप्स लाइक पैडी एंड सम वेजिटेबल्स फॉर विच सीड्स आर नॉट एक्चुअली सोन इन द फील्ड एंड देन द सीडलिंग्स आर ट्रांसफर टू द मेन फील्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि धान हो गया, और भी फसलें हैं जैसे कि फूलों की नर्सरी है। यहाँ पे पहले नर्सरी तैयार की जाती है, छोटे छोटे पौधों को उखाड़ा जाता है, फिर दूसरे खेत में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस तरीके को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। ये तरीका धान की खेती में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आप सबने भी हाल ही में देखा होगा कि देखो खरीफ का ही तो सीजन चल रहा है। अप्लाइंग मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर, अब क्या है, जब बुआई कर लिए तो खाद देने की बारी आती है। क्रॉप्स एब्जॉर्ब वेरियस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो फसल है मिट्टी से बहुत सारा जो है न्यूट्रिएंट जड़ों के माध्यम से ले लेता है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए ज़रूरी हैं। द रिप्लेसमेंट इज डन बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट की कमी आएगी, ठीक है, उसकी पुनः पूर्ति कैसे होगी, हम बाहर से उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या करेंगे, लाके मिला देंगे। इससे क्या होगी, जितनी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी उसकी पूर्ति दोबारा से हो जाएगी। मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। ये प्राकृतिक रूप से, ठीक है, जैविक पदार्थ से मिलकर बनते हैं। इनका निर्माण पशुओं के गंदगी और पेड़ पौधों के जो खरपतवार हैं उनके सड़ने से होता है। दे सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल, मिट्टी में जो जरूरी पोषक तत्व हैं उसकी पूर्ति करते हैं, मिट्टी में ह्यूमस भी मिलाते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। मैन्योर्स आर ऑफ द 3 काइंड्स, 3 तरह के होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। अब यहाँ पे एक शब्द है ह्यूमस, क्या होता है, ह्यूमस वो सब्सटेंस है जो मिट्टी के टेक्सचर में सुधार करता है, मिट्टी में वाटर को पकड़ के रखने की क्षमता का विकास करता है, उसको बढ़ा देता है। अगर ह्यूमस कम होगा खेत में तो खेत में पानी आप अगर सिंचाई करोगे तो पानी जल्दी से सूख जाएगा, टिकेगा नहीं। ठीक, जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा, ठीक है, पानी उतने लंबे समय तक खेत में बना रहेगा और आपको सिंचाई बार बार नहीं करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल आप गोबर की खाद देख लो, या गोबर कहीं फेंका है उसको देख लो, उसमें पानी डाल दो, देखोगे कि उसको सूखने में बड़ा समय लगेगा, गोबर के अंदर का पानी जल्दी से ख़त्म नहीं होगा। वहीं नॉर्मल सॉइल का पानी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल सॉइल जल्दी सूखेगी, गोबर देर से सूखेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम गोबर की खाद मिलाते हैं ताकि आपकी जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़े और सिंचाई बार जल्दी से ना करना पड़े। तो सबसे पहले बात करेंगे फार्म यार्ड मैन्योर की। इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग, यूरिन, स्ट्रॉ लीव्स एंड अदर फार्म्स यार्ड वेस्टेड, खेत में पड़ा हुआ गोबर, ठीक है, पेशाब, पेड़ पत्ती, पौधों की पत्तियाँ, छिलके, ये सब जो सारी गंदगियाँ हैं, ये सड़ के जब खाद बनती है तो उसको फार्म यार्ड वेस्ट कहते हैं। सेकंड है कंपोस्ट, इट इज़ द मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, सीवेज वेस्ट।
कराया कि मरे पौधों की का जो वेस्ट है, जानवरों का जो वेस्ट है और सीवेज से जो वेस्ट है, जब उन सबको हम सड़ा के तैयार करते हैं उसे कंपोस्ट कहते हैं। इट इज़ मेड बाय बरिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ पिट विद अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ सॉयल एंड लिविंग इट टू रॉट। इसमें क्या होता है, इसको बनाने के लिए हम सारे मटेरियल्स को गड्ढे में डालते हैं, परत बनाते हैं, बीच बीच में मिट्टी की परत लगाते हैं और फिर इसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ महीने सड़ने के बाद 3 से 3 महीने तक में ये अच्छे से तैयार हो जाता है और एक काफ़ी अच्छा खाद माना जाता है, जो कि नेचुरल तरीके से बना है, फ्री का ही है, सस्ते, बहुत सस्ता है। बस आपका जो भी लगा है तो समय लगा है और थोड़ी सी मेहनत, लेकिन आपकी फसल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। थर्ड में आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक गौर एंड सनहिम। दीज प्लांट्स आर ग्रोन एंड प्लाउड बैक इनटू सॉइल। ग्रीन मैन्योर को हम पता है कैसे बनाते हैं, बहुत तेज़ी से कुछ तैयार होने वाले लेग्यूमिनस प्लांट हैं, जैसे कि हेम्प है, सनहिम, ठीक है, एक गाँव में सनई का पौधा कहा जाता है। इसको खरीफ सीजन में ही पहले ही लगा देते हैं। 1 से 1.5 महीने में पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 2 से 3 फीट इनकी ऊंचाई हो जाती है। ग्रीन कलर के ही होते हैं। उसके बाद इन पौधों को, ठीक है, पलटा हल, एक हल होता है जिसमें केवल 2 ही बड़े बड़े पत्तियां होती हैं, उसे खेत में ही तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद पूरे खेत में इसको मिला के खेत में पानी डाल दिया जाता है। थोड़े ही दिनों में सारे पौधे सड़ जाते हैं और आपके खेत में ही खाद बन जाते हैं। ये पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद का काम करते हैं। आजकल इसको लोग अब नहीं बनाते हैं, लेकिन पहले के समय में इसका इस्तेमाल हुआ करता था, जब यूरिया और डीएपी जैसी खाद जो फर्टिलाइजर्स हैं उपलब्ध नहीं थे, तो लोग इन सब तरीकों को अपनाते थे। आजकल लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, कंपोस्ट वाला और फार्म यार्ड वेस्ट वाला भी हो जाता है। भाई लोगों के यहाँ अगर उन्होंने पशु पाल रखे हैं, गोबर होता है तो उसे वे एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं। 6 महीने 1 साल में काफ़ी उसका बहुत बड़ा ढेर लग जाता है और फिर वे क्या करते हैं, उसको गर्मी के मौसम में, मतलब धान की बुआई से पहले अपने खेत में ले जाके फेंक देते हैं, फिर जुताई करा के मिला देते हैं, तो नेचुरल तरीके से वे मैन्योर डाल देते हैं। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इट एनरिचेज द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि करता है। इट एड्स ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल विच इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर मिलाता है जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इट इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सैंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। जो सैंडी सॉइल है, जो बलुई मिट्टी है, उसमें पानी की क्षमता का विकास करता है, और जो क्ले सॉइल है उसमें से पानी को बाहर निकलने में मदद करता है। क्ले सॉइल बहुत ज़्यादा पानी को रोके रखता है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा बनाता है कि पानी थोड़ा वो कम रोके, क्योंकि ज़्यादा पानी अगर मिट्टी में रुकेगी तो भी जो पौधे होंगे उनकी जड़ें सड़ जाएंगी। इट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। जो उपयोगी जीवाणु हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स एंड मेंटेन्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है, उसको बनाए रखता है। ये काम है मैन्योर का। तो मैन्योर के बारे में पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, लर्न होना चाहिए, यहीं पे याद कर लो। मैन्योर क्या करता है, मिट्टी के गुणवत्ता को में वृद्धि करता है, ठीक, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर को मिलाता है जिससे उसका क्वालिटी सुधर जाता है, टेक्सचर सुधर जाता है। मिट्टी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, किसके, सैंडी सॉइल के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और जो क्ले सॉइल है उसमें जो पानी बहुत ज़्यादा रुकता है उसको थोड़ा कम कराता है। मिट्टी में उपयोगी जीवाणु की संख्या को बढ़ाता है। मिट्टी की क्वालिटी में सुधार करता है, गुणवत्ता को बनाए रखता है बहुत लंबे समय तक के लिए। अब फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। अब फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यह आदमी के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मिट्टी में खास पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इनऑर्गेनिक मतलब वे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, जो बिना इनके बन जाते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कह देते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर आर द NPK फर्टिलाइजर विच आर रिच इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, NPK है, जिसको हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कहते हैं, ठीक। DAP भी है, डाई अमोनियम फास्फेट है, और यूरिया है। तो इन्हीं तीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स है बिकम पॉपुलर विद फार्मर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन इजीली एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स। दे आर आल्सो यूज इजी टू स्टोर एंड हैंडल। ये किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, खास बन गए, क्योंकि बहुत जल्दी पानी में घुल जाते हैं, पौधे इसको आसानी से सोख लेते हैं, साथ ही इन्हें बड़ा आसान है रखना और इस्तेमाल करना। फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड इधर बाय ब्रॉडकास्टिंग इन द फील्ड आर बाय स्प्रेइंग और थ्रू इरिगेशन चैनल्स। इनको देने के कई तरीके हैं। ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट दाना हाथ से छिड़क दिया, या फिर पानी में घोल के स्प्रे कर दिया, या फिर जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पे डाल दिया और सिंचाई पानी की मदद से पूरे खेत में फैल गया। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट।
सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जो फर्टिलाइजर का उदाहरण क्या है? यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। जो टेबल है यहाँ नीचे वो आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस बता रहा है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर क्या है। मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंसेज, दे आर फॉर्म फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग प्लांट रेसिड्यू। मैन्योर क्या है? प्राकृतिक पदार्थ से बना है, मरे हुए जीव, ठीक है, सड़े गले चीज़ों, जानवर की जो शरीर से निकलने वाली गंदगी है, गोबर है जैसे कि गाय का गोबर, पौधों से की छिलके, पत्तियाँ, इन सब से बना हुआ क्या है? मैन्योर है। फर्टिलाइजर्स आर साल्ट्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इन नमक है का तो या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि फैक्ट्री में केमिकल का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। मैन्योर्स कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स बट इन स्मॉल अमाउंट। मैन्योर में सारे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो उसकी पौधों की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। फर्टिलाइजर दे आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनमें फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मैन्योर दे आर वेरी स्लो एक्टिंग ऑन सॉइल। मैन्योर मिट्टी पे धीरे धीरे काम करता है। फर्टिलाइजर दे आर क्विक इन एक्शन, बहुत जल्दी से काम करता है। मैन्योर दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड आल्सो इम्प्रूव इट्स क्वालिटी, मिट्टी को ह्यूमस देते हैं, गुणवत्ता में सुधार करते हैं। फर्टिलाइजर दे डू नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं करते हैं। मैन्योर्स आर नॉट एब्जॉर्ब क्विकली बाय द प्लांट्स एज दे आर नॉट इजिली सॉल्युबल, ये जल्दी से पौधों के द्वारा नहीं लिए जाते हैं क्योंकि आसानी से नहीं घुलते हैं। दे आर फर्टिलाइजर की बात करें, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी रेडली एंड डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ये मिट्टी में घुलनशील होते हैं और जल्दी से पौधों के द्वारा ले लिए जाते हैं। मैन्योर्स दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये किसी खास पोषक तत्व के लिए नहीं है। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब यूरिया को दोगे तो नाइट्रोजन अलग से देगा, पोटेशियम अलग से दे सकते हो, फास्फोरस अलग से दे सकते हो, तो ये खास न्यूट्रिएंट्स को देने के लिए बना है। मैन्योर्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, मैन्योर आपको बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है। फर्टिलाइजर्स आर कंसनट्रेटेड एंड हेंस रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, फर्टिलाइजर को थोड़ी मात्रा में भी दोगे तो काम होगा, मतलब जहाँ पे आप 50 किलो फर्टिलाइजर दोगे तो वहाँ पे आपको 2 कुंटल कम से कम मैन्योर देना पड़ेगा। दीज आर इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट और अप्लाई, मैन्योर्स को स्टोर करके रखना, यातायात करना, ये सब क्या है? आसान नहीं है। फर्टिलाइजर दे कैन बी कन्वेंटियली ट्रांसपोर्टेड, सप्लाइड एंड स्टोर्ड, इनको बड़ी सुविधाजनक से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, पूर्ति कर सकते हो और भंडारित करके रख सकते हो। मैन्योर दे टेक लॉन्ग टाइम टू शो रिजल्ट्स एंड रिक्वायर लॉन्ग टाइम फॉर देयर प्रिपरेशन, मैन्योर को तैयार करने में और उसका इस्तेमाल करने के बाद परिणाम पाने में दोनों में लंबा समय लगता है। फर्टिलाइजर दे शो इमीडिएट रिजल्ट्स एंड टेक लेस टाइम इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, ये जल्दी से परिणाम दिखाते हैं और बनाने में भी समय कम लगता है। मैन्योर इफ अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटीज दे डू नॉट हार्म द प्लांट, मैन्योर को अगर ज़्यादा मात्रा में दे दो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फर्टिलाइजर इफ अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटीज दे मे किल द प्लांट्स, अगर ज़्यादा मात्रा में दे दोगे तो पौधों को मार भी सकते हैं। तो फर्टिलाइजर के फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं, इसलिए हम फर्टिलाइजर्स को कम प्रेफरेंस देते हैं। नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, मिट्टी को पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए जो प्राकृतिक तरीके हैं उनकी भी बात करते हैं। लिविंग द फील्ड फैलो, खेत को खाली छोड़ देना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड। फैलो फॉर 1 or more सीजन्स, फैलो लैंड विल रीजनरेट द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, हाउएवर ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स दिस मेथड इज नो लॉन्गर फॉलोड। कराए कि एक तरीका है जिसमें खेत को खाली बिना बुआई के, बिना खेती किए एक या एक से अधिक ऋतु सीजन के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर खेत को खाली छोड़ देने से जो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो रहती है वो अपने आप पूरी हो जाती है। लेकिन आज जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया है, अनाज की जो आवश्यकता है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए अब खेत को लंबे समय तक खाली नहीं छोड़ा जाता, इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्रॉप रोटेशन, it is a method of growing different crops alternately on the same land. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in next season. This practice was helpful in replacement of the soil with nitrogen. Farmers should be encouraged to adopt this practice. यह तरीका है जिसमें एक ही ज़मीन पर अलग अलग फसलों को उगाया जाता है। पहले के समय में जो भारतीय किसान थे, उत्तर भारतीय किसान, ये एक मौसम में क्या लगाते थे? लेग्यूम लगाते थे, छीमीदार पौधों जो कि चारा का काम करता था, और फिर अगले सीजन में उसी में क्या लगाते थे? गेहूँ लगाते थे। इस आदत की वजह से उनके खेतों में, मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति बड़ी आसानी से हो जाता था। किसानों को इस आदत को अपनाना चाहिए, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आज भी इसका इस्तेमाल होता है। आज मिक्स क्रॉपिंग के रूप में करते हैं कि उसी में चना लगाते हैं तो साथ में गेहूँ लगाते हैं। चने की वजह से जो नाइट्रोजन जनरेट होगा वो गेहूँ के काम में आएगा। मल्टीपल क्रॉपिंग,
समटाइम्स 2 और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर, कभी कभी 2 या 2 से अधिक क्रॉप को एक साथ लगाते हैं एक ही खेत में। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग, इसे मिक्स क्रॉपिंग और मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। द क्रॉप्स आर chosen in such a way that the products and waste materials from one crop help in the growth of the other। इस तरीके से फसलों को चुना जाता है कि एक से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, वो दूसरे के काम में आए। कॉटन एंड ग्राउंड नट क्रॉप्स आर ऑफन ग्रोन टुगेदर फॉर दिस रीजन। रुई और मूंगफली को इसी उद्देश्य से साथ साथ लगाते हैं। ठीक, मूंगफली जमीन के अंदर रहती है, रुई ऊपर रहता है। हाउएवर दीज मेथड्स alone are not enough to maintain soil fertility and farmers have to add manures and fertilizers from time to time। ये तरीके इतने भी अच्छे नहीं हैं कि पूरी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखें, पर्याप्त पोषक तत्व दे सकें। हाँ, बस थोड़ी सी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके को अपनाने की वजह से आपको थोड़ा सा कम फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, आपकी बचत होगी। अब बात करते हैं इरिगेशन, सिंचाई की, कि अगला स्टेप सिंचाई है। प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पौधों को अच्छी विकास और वृद्धि के लिए समय समय पर पानी चाहिए। सीड्स नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन, बीज को जर्मिनेट करने के लिए, उगने के लिए पानी चाहिए। प्लांट्स नीड वाटर टू ड्रा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, पौधों को मिट्टी से पोषक तत्व को खींचने के लिए पानी चाहिए। एंड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन बनाने के लिए भी पानी चाहिए। वाटर हेल्प्स द प्लांट टू ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पानी जो है पौधे को भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी मदद करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड एक्सट्रीमली हॉट एयर करंट्स, यह ठंड के मौसम में फसलों को पाले से बचाता है और गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं से बचाता है। दस वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन स्टेज टू द मेच्योरिटी स्टेज, तो पौधे बीज के उगने से लेकर पौधे के तैयार होने तक में पूरी तरीके से पानी हर जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पौधे के जीवन को सुरक्षित रखने में, बचाने में। तो आपको याद करना है कि पानी का क्या काम है। ठीक, पहला ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़रूरी है, बीज के जर्मिनेशन में ज़रूरी है। ठीक है, मिट्टी से पोषक तत्व तो लेने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस में भोजन बनाने में मदद करता है, प्लांट के अंदर जो फूड बनता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में मदद करता है, पौधों को पाला से बचाता है, पौधों को गर्म हवाओं से यानी कि लू से भी बचाता है। तो इतने सारे क्या हो गए, वाटर के फंक्शन हो गए पौधे के लिए। आप अगर इसे याद रखोगे तो आराम से एग्जाम में लिख लोगे। अगला पॉइंट है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं। The main sources of irrigation in our country are rivers, lakes, ponds, wells, tubewells, dams and canals। हमारे देश में जो मुख्य स्रोत हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल हैं, बांध हैं, नहरें हैं। वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज डिलीवर्ड बाई इरिगेशन कैनाल्स आर पम्प्ड बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक और डीजल पंप। या तो कैनाल्स, नहरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है, या फिर इलेक्ट्रिक या डीजल, बिजली से चलने वाले या डीजल से चलने वाले पंप का इस्तेमाल करके खेतों की सिंचाई कर ली जाती है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के पारंपरिक तरीके, जो पुराने तरीके हैं जो हमारे देश में इस्तेमाल होते हैं, उनकी बात करते हैं। इन आवर कंट्री ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन लाइक द पुली सिस्टम, मोट, चेन पंप, लेवर सिस्टम, राहट एंड ढेकली हैव बीन यूज्ड फॉर centuries to lift water from water reservoirs and supply it to the field for irrigation. These methods are cheaper but less efficient। हमारे देश भारत में बहुत सारे पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई के। जैसे पुली सिस्टम है, पुली से पानी इसका इस्तेमाल करके पानी निकालना, इसको मोट कहते हैं। चैन पंप का इस्तेमाल करना, लीवर सिस्टम का इस्तेमाल करना, इसको राहट कहते हैं। और ढेकली भी एक तरीका है सिंचाई का, जिसका सदियों से हमारे देश में इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी को जो भी जलाशय हैं उनसे निकाल के खेतों में पहुंचाने के लिए। लेकिन ये तरीके सस्ते हैं, सस्ते तरीके तो हैं ये तरीके सस्ते हैं, लेकिन इनमें एफिशिएंसी नहीं है, मतलब बहुत लंबा समय लगता है, आपका काम जल्दी से नहीं होता है, जो मेहनत है वो ज़्यादा ही है इन तरीक़ों में। डायग्राम देखिए, इसको हम मोड सिस्टम कहते हैं कि निकाल के पलटना। ठीक, इसको ढेकली कहते हैं कि इधर ही खींचेंगे तो उठेगा, पानी उसमें भर जाएगा और पलट जाएगा। ये देखिए चेन पंप है, लगातार घूमेगा, वाटर रिजर्वायर से यहाँ पानी निकालता जाएगा, इसमें पलटता जाएगा। ये राहट है कि वहाँ वो लगा दिए सिस्टम। ठीक, ये पशु घुमा रहे हैं, वो लगातार घूमता रहेगा, हर बाल्टी में पानी थोड़ा थोड़ा आएगा और जो उन्होंने रास्ता बनाया उसमें पानी भर के चला जाएगा। इनमें एफिशिएंसी नहीं थी। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, एक मिनट, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। हम मतलब देखो क्या चाहते हैं कि खर्च कम हो और रिजल्ट ज़्यादा मिले। जैसे कि देखो आजकल लोग डीजल गाड़ी की जगह पे सीएनजी गाड़ी को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई 1 लीटर डीजल इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी 15 किलोमीटर जाएगी, 1 लीटर सीएनजी इस्तेमाल करेंगे 1 किलो तो गाड़ी 25 किलोमीटर जाएगी। तो इफिशियंसी किसकी ज़्यादा है, सीएनजी की। तो इसी को इफिशियंसी कहते हैं कि पैसे कम खर्च में ज़्यादा रिजल्ट मिल जाना।
देयर आर 4 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन कमनली यूज्ड इन इंडिया। भारत में 4 आधुनिक तरीके हैं जिसका भारत में इस्तेमाल होता है। फरो इरीगेशन, इन दिस मेथड ऑफ इरीगेशन वाटर इज अलाउड टू इंटर द फील्ड थ्रू चैनल्स और फरोज मेड बिटवीन 2 रोज ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, लोग क्या करते हैं, पेड़ों के बीच में नालियाँ बना देते हैं और उन नालियों से पानी क्या होता है, पूरे खेत में फैलता है। इस तरीके में पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। बेसिन इरीगेशन, इन दिस मेथड ऑफ इरीगेशन द फील्ड इज जस्ट फिल्ड विद वाटर एज इन द केस ऑफ पैडी। इस तरीके में पूरे खेत में पानी भर दिया जाता है जैसे धान में किया जाता है। तो धान में जो सिंचाई होती है वो बेसिन इरीगेशन है, और गेहूं में जो होती है आपने देखा होगा नाली जैसा बना रख देते हैं मिट्टी की, वही इस तरीके से जो जुताई कराते हैं कि पूरा नाली बना रहता है। गेहूं के उगने के बाद उन लाइन्स में गेहूं उग जाती हैं और नाली बना रहता है, बस एक किनारे से पानी लगाते हैं और नाली के थ्रू पूरी खेत में पानी फैल जाता है और सिंचाई होती है। तो वो वाला तो फरो इरीगेशन है, गेहूं में जो होता है। धान में जो होता है वो बेसिन इरीगेशन है। अगला है स्प्रिंकलर इरीगेशन। ठीक है, स्प्रिंकलर में क्या होता है, छिड़काव होता है। दिस टाइप ऑफ इरीगेशन इज यूज्ड वेयर द सॉयल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हियर द वाटर इज स्प्रिंकल्ड बाय स्प्रिंकलर्स। इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे मिट्टी की जो वाटर होने की कैपेसिटी है वो कम है, तो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़काव होता रहता है और पौधे एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ड्रिप इरीगेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन। इसको ट्रिकल इरीगेशन या माइक्रो इरीगेशन भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द रूट जोन। जो जड़ का हिस्सा है बूंद बूंद करके पानी वहीं गिरता है। द सिस्टम मिनिमाइजेज द यूज ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। इस तरीके की वजह से पानी और खाद का जो खपत है वो कम हो जाता है। ड्रिप इरीगेशन इज यूज्ड बाय फार्म्स, कमर्शियल ग्रीन हाउसेस एंड रेजिडेंशियल गार्डन्स। जो आवासीय बगीचे हैं, ठीक है, व्यावसायिक जो ग्रीन हाउसेस हैं और जो बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पे इस्तेमाल किसान करते हैं। ठीक, ये महंगा भी थोड़ा पड़ता है, पूरी पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, तो इसको वही कर पाते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, हर किसी के बस का नहीं है। डिसएडवांटेजेज ऑफ एक्सेसिव और अनटाइमली इरीगेशन, अगर आप बहुत अधिक सिंचाई करते हो या कोई समय निश्चित नहीं है, उसके नुकसान क्या है। ऑल क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर वाटर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ दियर डेवलपमेंट। सभी पौधों को उनके विकास के अलग अलग समय पे पानी चाहिए होता है। प्लांट्स रिक्वायर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। उनको सही समय पे सही मात्रा में पानी मिलना चाहिए। एक्सेस ऑफ वाटर लॉगिंग इन द सॉइल इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स एज द सीड्स डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर टू इंस्पायर। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी भर देते हो पौधों में, खेतों में, तो वाटर लॉगिंग होगा, जिसकी वजह से बीज अच्छे से नहीं उगेंगे। क्यों नहीं उगेंगे? क्योंकि बीज को सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी, रिस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। रूट्स डू नॉट गो वेल इफ देयर इज वाटर लॉगिंग इन द फील्ड। अगर खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा है तो जड़ों का विकास नहीं होगा, सड़ने लग जाएंगी। इफ़ द क्रॉप इज इरीगेटेड व्हेन फुली मेच्योर इट गेट्स डैमेज्ड। अगर पौधा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, विकास कर चुका है, तब आप उसको सिंचाई बहुत ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। द सक्सेस वाटर फ्रॉम द फील्ड देन हैज़ टू बी ड्रेन्ड ऑफ इमीडिएटली। अगर उस समय पानी खेत में चला जाता है तो उस पानी को जल्दी से जल्दी क्या किया जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, आपका फसल खराब हो जाता है। तो बच्चों वीडियो लगभग 35 मिनट का हो गया है, अभी भी इसमें 3 पेज बचे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग, तो हम अगली वीडियो में वीडिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आपसे कोई वीडियो पसंद आया हो, मैं आपको अच्छे से चीज़ों को समझा पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।